एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का परिचय पढ़ेंगे। यानी कि अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के सारे कंसेप्ट्स को, सारे फंडामेंटल्स को अच्छे से समझेंगे, जिससे जब आप अध्याय 7 की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करेंगे तो आपसे सारी प्रश्नावलियों के सारे प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, जिससे आपको अध्याय 7 निर्देशांक ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। निर्देशांक ज्योमेट्री। दोस्तों, निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में हम कक्षा 9 में भी अध्ययन कर चुके हैं। कक्षा 9 में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। युग्म का मतलब होता है दो। तो हमें दो निर्देशांक अक्ष चाहिए होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक एक्स अक्ष होता है हमारा और दूसरा होता है हमारा वाई अक्ष। ठीक है, तो किसी भी बिंदु को निर्धारण करने के लिए हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष की आवश्यकता होती है। भुज भुज के बारे में भी दोस्तों हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। ठीक है, तो हम वैसे तो एक्स निर्देशांक ही कहते हैं, भुज कम कम ही कहते हैं। ठीक है, पर एक्स निर्देशांक भी कहते हैं और भुज भी कहते हैं। अब देखिए, एक्स निर्देशांक कह रहे हैं, लेकिन दूरी कहाँ से? वाई अक्ष से। कैसे? देखिए, ये एक पी बिंदु है। ठीक है, जिसके निर्देशांक हमने एक्स कॉमा वाई ले लिए। एक्स निर्देशांक एक्स और वाई निर्देशांक वाई। अब इस बिंदु पी की वाई अक्ष से कितनी दूरी है दोस्तों? ये दूरी है वाई अक्ष से। तो यही दूरी हम नाप लेते हैं एक्स अक्ष पर। ठीक है, जो ये दूरी है, ठीक है, यही दूरी कहलाती है हमारा एक्स निर्देशांक एक्स या फिर भुज। ठीक है, कोटि कोटि के बारे में भी कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं दोस्तों। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P की एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो इसका वाई निर्देशांक या कोटि कहलाएगा। ठीक है, तो इस दूरी को हम कहाँ नापते हैं? वाई अक्ष पर नापते हैं, पर एक्स अक्ष से ये दूरी होती है। तो किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उसका वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। उसी प्रकार किसी बिंदु की वाई अक्ष से जो दूरी होती है वो उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है दोस्तों? अगर किन्हीं दो बिंदुओं जिनके की निर्देशांक, जैसे कि पहला बिंदु मान लिया P जिसका निर्देशांक है x1, y1। ठीक है, एक बिंदु ले लिया P x1, y1 जिसका निर्देशांक है, और दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x2, y2। दूसरा बिंदु ले लिया Q जिसके निर्देशांक है x2, y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे जब निर्देशांक हमें दे रखे हो? ठीक है, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों PQ बराबर, मतलब दूरी बराबर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, यहां हमने लिखा x2 माइनस x1 का होल वर्ग धन y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं PQ बराबर अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल वर्ग धन y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब इसे याद करने का तरीका बता देता हूं मैं दोस्तों। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, एक अंडर रूट लगा लो बहुत बड़ा। ठीक है, उस अंडर रूट के अंदर उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का अंतर। अब वो अंतर x1 माइनस x2 होगा या x2 माइनस x1 होगा, कुछ भी हो सकता है। x1 में से x2 घटा दें या x2 में से x1 घटा दें, और उसका वर्ग। ठीक है, आप ध्यान रखिए x2 माइनस x1 का जो वर्ग होगा वही x1 माइनस x2 का वर्ग होगा। ठीक है, तो हम कैसे याद रखेंगे? उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन उन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक के अंतर का वर्ग। ठीक है, अब देखिए PQ बराबर हमने लिखा अंडर रूट के अंदर दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का अंतर क्या होगा? x2 माइनस x1 का वर्ग धन y निर्देशांक के अंतर क्या होगा? y2 माइनस y1 का वर्ग। या इसको लिख लें PQ बराबर अंडर रूट के अंदर दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का अंतर x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, इसका वर्ग धन y निर्देशांक के अंतर का वर्ग यानी कि y1 माइनस y2 का वर्ग। तो ये सूत्र है, इसको आप दोस्तों हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ये सूत्र जो है आपको जिंदगी भर काम देने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमें किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तो क्या सूत्र होगा? मान लेते हैं हम एक बिंदु है P जिसके की निर्देशांक है x, y। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं होते हैं 0, 0। तो मूल बिंदु से इस बिंदु P की दूरी OP ये क्या होगी, इसका सूत्र हम ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट के अंदर उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक के अंतर का वर्ग धन उन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक के अंतर का वर्ग। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूरी क्या आएगी दोस्तों? अंडर रूट के अंदर
उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का अंतर क्या होगा, x माइनस शून्य, तो हमने लिख दिया x माइनस शून्य का वर्ग, धन y निर्देशांक का अंतर कितना आएगा, y माइनस शून्य, तो हमने लिख दिया y माइनस शून्य का वर्ग। अब देखिए दोस्तों, दूरी क्या आ जाएगी मूल बिंदु से, अंडर रूट के अंदर x माइनस शून्य होगा x, तो ये हो जाएगा x का वर्ग, धन y माइनस शून्य होगा y, तो ये हो जाएगा y का वर्ग। तो मूल बिंदु से दूरी क्या आ गई उस बिंदु की दोस्तों, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, या हम कह लें अंडर रूट के अंदर x निर्देशांक का वर्ग धन y निर्देशांक का वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र को भी आप दोस्तों जीवन भर के लिए याद कर लीजिए। आइए दोस्तों, हम बिंदुओं के गुण धर्म की चर्चा कर लेते हैं कि क्या गुण होता है बिंदुओं में। यदि तीन बिंदुओं की तीन दूरियों में से किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो यह तीनों बिंदु एक ही सीध में होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सरेखी होते हैं। कैसे, समझ लीजिए। तीन बिंदु हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। यदि इन तीन बिंदुओं की तीन दूरियां होंगी, एक होगी ए बी, एक होगी, दूसरी होगी बी सी, तीसरी होगी ए सी, किन्हीं दो दूरियों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया ए बी दूरी और बी सी दूरी, इन दोनों का योग। अगर तीसरी दूरी कौन सी होगी, ए से सी तक की, यानी कि ए सी, तीसरी दूरी ए सी के बराबर हो तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेखी होंगे, एक ही सीध में होंगे। ठीक है, तो याद रखिए ये गुणधर्म आपको बहुत काम आएगा अध्याय 7 के प्रश्नों को हल करने में। यदि तीन बिंदुओं की तीन दूरियों में से किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो यह तीनों बिंदु एक ही सीध में होते हैं या सरेखी होते हैं तीनों बिंदु। ठीक है, तो अगर तीन बिंदु दे रखे हैं, उनकी तीन दूरियां होंगी, उनमें से किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु एक ही सीध में हैं या सरेखी हैं। विभाजन सूत्र, ये बहुत ही काम का सूत्र है दोस्तों। ठीक है, इस सूत्र पर आधारित बहुत से प्रश्न हैं आपके अध्याय 7 में। विभाजन सूत्र क्या कहता है, दो बिंदुओं ए जिसके की निर्देशांक है x1 y1, ठीक है, ले लिया हमने एक बिंदु ए जिसके निर्देशांक है x1 y1 और दूसरा बिंदु बी जिसके निर्देशांक है x2 y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड होगा AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P जिसके की निर्देशांक है x, y के निर्देशांक x, y कैसे निकालेंगे हम वो देख लेते हैं। तो पहले तो हमने देखा कि एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक है x1, y1, दूसरा बिंदु है B इसके निर्देशांक है x2, y2। ठीक है, अब एक बिंदु P है, ठीक है, जिसके निर्देशांक है x, y, और ये जो बिंदु P है ये A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड AB इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2। ठीक है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है, तो इस P के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो P का निर्देशांक x होगा M1 x2 धन M2 x1 बटा M1 धन M2। ठीक है, और इसका y निर्देशांक होगा P का y बराबर M1 y2 धन M2 y1 बटे M1 धन M2। सूत्र को कैसे याद रखना है ये समझ लीजिए। ठीक है, देखो x निर्देशांक निकालना हो या y निकालना हो, जब x निर्देशांक निकालना है, ठीक है, या y निर्देशांक निकालना है, बटे में है M1 धन M2, दोनों के बटे में M1 धन M2 है। ठीक है, तो बटे की चिंता करनी नहीं है, दोनों में M1 धन M2 है। अब बात कर लेते हैं ऊपर की। ठीक है, ऊपर देखो, जब x निर्देशांक निकालना है तो x निर्देशांक ही होगा x1 x2, और y निर्देशांक निकालना है तो y1 y2 होगा। अब इसको याद कैसे रखना है, ऊपर वाले, नीचे वाला तो आपको याद रहेगा M1 धन M2 दोनों में है। अब x निर्देशांक निकालना है तो देखो M1 का गुणा होगा x2 से, ठीक है, दूसरी तरफ क्रॉस में गुणा होगा M1 गुणा x2, M1 गुणा x2 धन M2 दूसरी तरफ है तो इसका गुणा होगा x1 से, M2 गुणा x1 और इन दोनों का योग होगा। इसी प्रकार y निर्देशांक होगा M1 का गुणा होगा y2 से, फिर धन का चिन्ह लगा देंगे, फिर M2 का गुणा होगा y1 से। तो इस तरह से आपको ये सूत्र याद रखना है दोस्तों। ये सूत्र बहुत ही काम का है दोस्तों, इसको याद रखना है। दोस्तों विभाजन सूत्र में जैसा कि अभी हमने देखा था, जहां पर बिंदु ए था और बिंदु बी था, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड था ए बी। ठीक है, अब एक बिंदु पी लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये बिंदु पी जो है रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, के अनुपात 1 में। ठीक है, के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, तो पी के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, वहां पर क्या था, अभी हमने जो देखा था M1 अनुपात M2, तो पहले तो वो सूत्र लिख लेते हैं M1 अनुपात M2 का। तो x निर्देशांक होंगे x बराबर M1 गुणा x2
धन m2 गुणा x1 बटे m1 धन m2। ठीक है, अब इसमें m1 हो जाएगा k और m2 हो जाएगा 1। ठीक है, m1 हो जाएगा k और m2 हो जाएगा 1। ठीक है, तो मान रख देते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, m1 रखा k, तो k गुणा x2, तो हो गया k गुणा x2 धन m2 में रख देंगे 1, तो 1 गुणा x1 कितना हो जाएगा x1 और बटे में m1 धन m2, m1 है k और m2 है 1, तो k धन 1 आ जाएगा बटे में। ठीक है, तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है। निकाला कहाँ से, m1 अनुपात m2 से ही निकाला है, पर ये भी आप डायरेक्टली याद रखेंगे। ठीक है, y निर्देशांक क्या निकाले थे हमने जब m1 अनुपात m2 लिया था, तो y बराबर m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। यहाँ पर m1 हो जाएगा k और m2 हो जाएगा 1। ठीक है, तो मान रख देंगे। तो y बराबर m1 है k, तो k गुणा y2, तो ये हो गया k y2, धन का चिन्ह लगा दिया। m2 है 1, तो 1 गुणा y1 क्या हो जाएगा y1, तो ये हो जाएगा y1, तो k y2 धन y1 बटे में m1 धन m2 है, तो ये हो जाएगा k धन 1, तो ये हो गया k धन 1। तो y बराबर आ गया k y2 धन y1 बटे k धन 1। ये सूत्र भी आपको याद रखना है दोस्तों x और y के लिए। देखो अब इसमें भी देखो दोनों के बटे में k धन 1 है। ठीक है, x निर्देशांक है k y x2 धन x1 और y निर्देशांक क्या है k y2 धन y1 बटे k धन 1, तो दोनों के बटे में है ही। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं विभाजन सूत्र से हम मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः अगर हम कोई एक बिंदु ले लें a जिसके निर्देशांक x1, y1 और दूसरा बिंदु ले लें b जिसके निर्देशांक x2, y2 को एक जोड़ने वाला रेखाखंड खींच दिया ab। ठीक है, अगर उसका एक मध्य बिंदु है p, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, अगर P उसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब P क्या है, रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:1 में। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा था कि अगर कोई बिंदु एक रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x बराबर m1 x2 धन m2 x1 बटे में m1 धन m2। यहाँ पर m1 और m2 दोनों का मान 1 है, तो वो रख देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा m1 का मान 1 रखेंगे तो 1 गुणा x2 होगा x2, फिर धन का चिन्ह लगा देंगे, m2 भी 1 है तो m2 1 गुणा x1 हो जाएगा x1 बटे में m1 धन m2 है तो 1 धन 1 हो जाएगा 2, तो ये हो गया x2 धन x1 बटे 2। इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तो x2 धन x1 को हमने लिख दिया x1 धन x2, तो x हो गया हमारा x1 धन x2 बटे 2। इसका मतलब मध्य बिंदु का x निर्देशांक क्या आया कि जिन बिंदुओं का वो मध्य बिंदु है उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का योग बटा 2, x1 धन x2 बटा 2। ठीक है, इसी प्रकार अब y निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो y निर्देशांक का सूत्र क्या पढ़ा था अभी हमने, m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। m1 और m2 के मान 1:1 रख देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा m1 का मान 1 रखेंगे तो 1 गुणा y2 हो जाएगा y2, फिर धन का चिन्ह लगा देंगे। m2 गुणा y1 है, m2 का मान 1 रखेंगे, 1 गुणा y1 हो जाएगा y1 बटे में m1 धन m2, m1 और m2 दोनों 1:1 है तो 1 धन 1 हो जाएगा 2, तो ये हो गया y2 धन y1 बटे 2। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे हम, बस इसको थोड़ा सरलीकरण करने के लिए y2 धन y1 को हमने लिख दिया y1 धन y2, तो y बराबर y निर्देशांक आ गया y बराबर y1 धन y2 बटे 2। तो हम कह सकते हैं कि मध्य बिंदु का y निर्देशांक क्या है, जिन दो बिंदुओं का वो मध्य बिंदु है उन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक का योग, यानी कि y1 धन y2 बटे 2। तो ये दोस्तों ये दोनों सूत्र आप याद रखिएगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, अगर x निर्देशांक निकालना है तो उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का योग बटे 2, y निर्देशांक निकालना है तो उन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक का योग बटे 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोस्तों ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसके शीर्ष है A, B और C। A के निर्देशांक है x1, y1, B के निर्देशांक है x2, y2 और C के निर्देशांक है x3, y3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा दोस्तों, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 धन x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 धन x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। पर दोस्तों हमेशा x1, x2, x3, y1, y2, y3 के रूप में नहीं होगा, तो सूत्र को कैसे लिखेंगे इसको समझ लीजिए, फिर आपको ये सूत्र रटना नहीं पड़ेगा। देखो 1/2 तो सभी में लिखना है, फिर ये बड़ा कोष्टक है एक। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्रम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्रम लिया A से B और B से C और फिर C से A। ठीक है, तो हम इसी क्रम में चलेंगे, A से B, B से C और C से A।
तो पहला बिंदु हमने ए लिया, पहला शीर्ष ए लिया, तो इसका एक्स निर्देशांक क्या है, x1, तो हमने लिख दिया x1। ठीक है, तो पहले शीर्ष का एक एक्स निर्देशांक लिख दिया x1, फिर कोष्टक लगा लेंगे छोटा, छोटे कोष्टक में क्या करेंगे, अन्य दो बिंदुओं के y निर्देशांक का अंतर, b का y निर्देशांक y2 लिखा, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, फिर c का y निर्देशांक लिख दिया y3। ठीक है, फिर कोष्टक बंद कर दिया, धन का चिन्ह लगाया। अब आ गए हम दूसरे बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर आ गए तो इसका x निर्देशांक क्या है, दूसरे बिंदु का b का x2, तो लिख दिया x2। अब कोष्टक के अंदर क्या करेंगे, इसके आगे चलेंगे, तो आगे जो है बिंदु है c, तो c का y निर्देशांक लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसके आगे चलेंगे, इसका a का y निर्देशांक क्या है, y1, तो हमने लिख दिया y1, कोष्टक बंद कर देंगे, धन का चिन्ह लगा देंगे। फिर आगे चलते हैं, तो b से आगे चले तो किस पे आएंगे, c पर, तो c का x निर्देशांक है x3, x3 लिख देंगे। कोष्टक में क्या लिखेंगे, अन्य दो बिंदुओं के y निर्देशांक का अंतर, और क्रम क्या होगा, a से b। ठीक है, तो बिंदु a का y निर्देशांक है y1, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर बिंदु b का y निर्देशांक है y2, कोष्टक बंद कर देंगे। तो इस प्रकार जो है हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार, 1/2 लिखा। ठीक है, फिर पहले बिंदु का x निर्देशांक, कोष्टक के अंदर अन्य दो बिंदुओं के y निर्देशांक का अंतर पर क्रम से, फिर धन का चिन्ह, फिर दूसरे बिंदु के x निर्देशांक, फिर अन्य दो बिंदुओं के y निर्देशांक का अंतर क्रम से, फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर तीसरे बिंदु का x निर्देशांक, कोष्टक के अंदर अन्य दो बिंदुओं के y निर्देशांक का अंतर क्रम से। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक गुणधर्म देख लेते हैं। दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य मात्रक हो, तब यहाँ तीनों बिंदु, ठीक है, एक ही सीध में होंगे या सरेखीय होंगे। ठीक है, हमें अगर 3 बिंदु दे रखे हैं और अगर उन 3 बिंदुओं में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दें और अगर वो क्षेत्रफल शून्य मात्रक आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि यह तीनों बिंदु एक ही सीध में हैं या सरेखीय हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अभी अभी हमने देखा था, ये होता है, जैसे कि त्रिभुज एबीसी है, इसका सूत्र क्या होगा, क्षेत्रफल का एरिया ऑफ एबीसी बराबर 1/2 कोष्टक के अंदर x1 गुणा कोष्टक के अंदर y2 माइनस y3 धन x2 कोष्टक के अंदर y3 माइनस y1 धन x3 कोष्टक के अंदर y1 माइनस y2। तो अगर ये तीनों बिंदु एक ही सीध में होंगे, सरेखीय होंगे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, शून्य होगा। या फिर हम कहते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेखीय होंगे, एक ही सीध में होंगे। दोस्तों, अभी हमने देखा कि कैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, परंतु अगर हमें कभी कोई ऐसा बहुभुज दे रखा हो जो त्रिभुज ना हो, तो क्या करेंगे हम, किसी बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उसे ऐसे त्रिभुजों में बांटते हैं जिनमें कोई क्षेत्र सर्वनिष्ठ ना हो, मतलब कोई कॉमन एरिया ना हो। फिर हम इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ लेते हैं, तो हमें उस बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। कैसे, समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, अब ये चतुर्भुज त्रिभुज तो नहीं है, चतुर्भुज है, तो हम इसे क्या करेंगे, त्रिभुजों में बांट लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए और सी को जोड़ लें। हम चाहते तो बी और डी को भी जोड़ सकते थे, एक ही बात है। ए और सी को जोड़ लिया, तो अब देखो ये दो त्रिभुजों में बट गया, त्रिभुज एबीसी, ठीक है, ये लाल रंग से दिखा दिया, और दूसरा त्रिभुज त्रिभुज एसीडी। ठीक है, इन दो त्रिभुजों में बट गया, तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे सूत्र से, त्रिभुज एबीसी का और त्रिभुज एसीडी का, फिर उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखिए, ये दोनों त्रिभुज हैं, इनमें कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और कोई एरिया छूट भी नहीं रहा है चतुर्भुज का। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ने से हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तरीका है किस तरह से हम ऐसे बहुभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जो कि त्रिभुज नहीं है। उन्हें हम त्रिभुजों में बांटते हैं, फिर त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। पर ऐसे त्रिभुजों में बांटते हैं कि कोई एरिया कॉमन ना हो, ठीक है, और कोई एरिया छूटे भी ना। ठीक है, तो ये तरीका है किसी भी बहुभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का।
उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोज ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।